हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस। और आज हम बिजनेस लॉ का ये चैप्टर कर रहे थे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लेकर। उसका लास्ट आज वीडियो है, इसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट जो क्वेश्चन है, जो अगेन 3-4 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और देन ये लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बस ये क्वेश्चंस कर लो और ये चैप्टर आपका कंफर्म कंप्लीट होने के साथ साथ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी लास्ट वीडियोस में जो मैंने आपको बताए, और प्लस ये वाला क्वेश्चन, बेटा इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और आप इसका आसानी से आंसर एग्जाम में बेटा लिख सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो काउंट होगा। तो बेटा वो है क्वेश्चन अनपेड सैलर का। अंग्रेजी में, इंग्लिश में आप इजीली समझ जाओगे। अनपेड सैलर का मतलब होता है एक ऐसा सेलर जिसको पेमेंट ना मिली हो। यहाँ पे बात याद रखो, पेमेंट ना मिलने का मतलब है यहाँ पर पूरी पेमेंट ना मिली हो। जैसे अगर 10,000 रुपीज की अगर सेल हुई है, तो अगर 1 रुपया भी अगर उसका रह गया है तो उसको भी हम अनपेड सैलर कहेंगे। ये बात ध्यान रखना। अनपेड सैलर कब नहीं कहेंगे? जब सेलर खुद बोल दे कि वो पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सेलर को अगर वो 1 रुपया भी चाहिए जो बचा हुआ है, तब भी हम उस कंडीशन में उसको अनपेड सेलर कहेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अनपेड सेलर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, वो देखते हैं। क्वेश्चन है, वस्तु का विक्रेता एक अदत्त विक्रेता, अनपेड सेलर इसे हम बोलते हैं अदत्त विक्रेता, जिसको आपने अभी तक दे नहीं किया, मतलब पे नहीं किया, कब समझा जाता है और उसके क्या अधिकार होते हैं। अगर कोई सेलर अनपेड रह जाए, उसको पेमेंट ना मिले पूरी, तो ऐसे में उसके अधिकार क्या है वो भी हम देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो पहला पॉइंट तो आपका यही है कि अनपेड सेलर अदत्त विक्रेता कहते किसे है। तो लिखा हुआ है आंसर में, वस्तु विक्रेता अधिनियम की धारा 45 के अनुसार माल का विक्रेता अदत्त विक्रेता कहलाता है। तो 2 कंडीशन है आपके सामने। पहली कंडीशन, जब उसे पूरा मूल्य चुकाया ना गया हो या प्रस्तुत ना किया गया हो। यहाँ पर 2 पॉइंट, या तो आपने उसको पे नहीं किया या फिर आपने उसको ऑफर नहीं किया। अगर किसी गाड़ी अगर आप खरीदने के लिए जाते हो और ऐसे में आपको पता है उसकी वैल्यू करीबन नहीं तो 2 लाख रुपए तो है मार्केट में, लेकिन फिर भी अगर आप उसको पेमेंट कम ऑफर करते हो, आप इस वजह से क्या हुआ कि मान के चलो कि उस पर्सन को नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे और आपने उसको बेवकूफ बना दिया, तो ऐसे में बाद में वो चाहे तो केस कर सकता है, बोल सकता है कि मुझे प्रस्तुत ही नहीं किया गया था, जो वैलिड जो ऑफर था, इन्होंने मेरे साथ धोखा करके इन्होंने कम पैसा ऑफर किया और वो मैंने अपनी ना समझी के कारण वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट, या तो चुकाया ही ना गया हो पैसा, या फिर आपने उसको ऑफर ही ना किया हो एग्जैक्ट पैसा जो उसको होना चाहिए ऑफर वो। दूसरा पॉइंट, जब उसे कोई, अच्छा इसका पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो आपने उसको चेक दे दिया या आपने उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया, कोई भी अदर कोई इंस्ट्रूमेंट आपने दिया उसको, उस टाइम पे क्रेडिट सेल हुई थी, आपने कैश में पेमेंट ना करते हुए आपने कोई चेक दे दिया या कोई बीआर दे दिया, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने उसको दे दिया कि भैया इससे आपको 2 महीने बाद, 1 महीने बाद या 4 दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी इससे, और वो अगर हो जाए डिसऑनर, चेक बाउंस हो जाए, वहां से पेमेंट मिलना उसको पॉसिबल ना हो, तो ऐसे में भी हम उसको, उस सेलर को बोलते हैं अनपेड सेलर, या हिंदी में आप कह सकते हो अदत्त विक्रेता। तो नीचे पॉइंट में लिखा हुआ है, जब उसे कोई विनिमय पत्र, मतलब कि विनिमय पत्र का मतलब वही हुआ जो मैंने अभी आपको बताया है, इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे जो चेक का काम करे या आपका डीडी का काम करे या फिर वो काम करे आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उन सभी को विनिमय पत्र कहते हैं। जब उसे कोई विनिमय पत्र या कोई अन्य विनिमय साध्य प्रलेख दे दिया गया हो और वह अप्रतिष्ठित हो जाए, मतलब कि उसके ऊपर उसको पैसा ना मिले, तब उस कंडीशन में भी उसको हम अनपेड सेलर या अदत्त विक्रेता कहते हैं। अब ऐसे में अधिकार क्या होंगे? एक ऐसा सेलर जिसको पैसे ना मिले हो, उसके पास राइट्स क्या क्या है? तो राइट्स बेटा 2 टाइप के हैं। एक है माल के ऊपर, जो भी गुड्स उसने आपको बेचे उस गुड्स के ऊपर क्या उसके अधिकार है। दूसरा है कि जो बायर है उसके अगेंस्ट उसके पास क्या राइट्स हैं। वो 2 तरीके से अपने राइट्स को यूज करेगा, या तो अपने माल के ऊपर करेगा जो उसने आपको बेचा, या फिर वो आपके ऊपर अपने राइट्स क्या रखता है वो यूज करेगा। तो
तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है बेटा माल के ऊपर, जो भी गुड्स उसने बेची है उस गुड्स के ऊपर उसके पास क्या राइट है वो देखते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है माल के विरुद्ध आदत विक्रेता के अधिकार क्या हैं। तो नीचे क्या क्या लिखा है बेटा, नीचे लिखा हुआ है, देखो एक बात तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अनपेड सेलर की जो डेफिनेशन है वो 45 में है, लेकिन उसकी जो राइट है वो है 46 में, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहला पॉइंट बेटा क्या है, माल को लेकर, माल का ग्रहण अधिकार यदि वस्तु उसके पास ही है। ग्रहण अधिकार का मतलब हो गया कि वो अपने पास रख सकता है, उसके ऊपर कब्जा करके रख सकता है उसके माल का, वो आपको नहीं डिलीवर करेगा, वो अपने पास रखेगा, तो ये अधिकार भी उसके पास होता है। लेकिन ये अधिकार इसको सिर्फ तभी मिलेगा जब वस्तु उसके पास हो। अगर वो आपको दे चुका है तो ये अधिकार उसके पास नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट है माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। अगर ट्रांसपोर्ट के जरिए अगर वो जा रहा है, बाय रोड जा रहा है, बाय हवाई जहाज जा रहा है या पानी जहाज से जा रहा है और वो अभी तक अगर बायर को नहीं मिला सामान, तो सेलर चाहे तो उसको रास्ते में रोक सकता है। बाद में इसी को हम थोड़ा डीपली थोड़ा पढ़ लेंगे। थर्ड पॉइंट है वस्तु के पुनः विक्रय का अधिकार। पहला पॉइंट कि वो वस्तु आपको नहीं देगा, दूसरा वो रास्ते में रोक सकता है, और तीसरा उस वस्तु को वो किसी और को भी बेच सकता है, रीसेल कर सकता है उस वस्तु को वो। तो 3 तरीके का अधिकार होता है माल के ऊपर उसका। आगे क्या लिखा हुआ है, जब तक वस्तु का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित नहीं हुआ है, मतलब जब तक वस्तु की जो ऑनरशिप है आपने बायर को नहीं दी है, आदत विक्रेता को अन्य प्रतिधारों के अलावा वस्तु की सुपुर्दगी रोकने का अधिकार होता है। तो जो ये जो एक्स्ट्रा जो वर्ड है बेटा वो आप उसको छोड़ सकते हो। तो आदत विक्रेता के पास वस्तु को सुपुर्दगी, वस्तु की डिलीवरी रोकने का अधिकार होगा। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा वो देखो, आगे लिखा हुआ है माल का ग्रहण अधिकार, मतलब कि आदत विक्रेता निम्नलिखित स्थितियों में यदि वस्तु उसके अधिकार में हो, वस्तु का मूल्य भुगतान ना होने पर रोक सकता है। पहला पॉइंट, वो कब रोक सकता है बेटा, वो माल का अधिकार अपने पास कब तक रख सकता है, जब वस्तु उधार नहीं बेची गई हो। अगर वस्तु को उधार नहीं बेचा गया है तब भी वो अपने पास उसके अधिकार को रोक के रख सकता है, उसकी ओनरशिप को अपने पास रोक के रख सकता है। मान के चलो कि उसने कहा कि भैया पेमेंट कर देना, और उसने पेमेंट, देखो उसने चेक से पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे आपको होगा कि भाई एक तरह से कैश में सेल हो गई, बट अभी तक पेमेंट तो नहीं मिली फिर भी। नेक्स्ट पॉइंट है जब वस्तु उधार बेची गई है परंतु उधार की अवधि बीत गई हो। अगर यहाँ पे क्लियर ही बोल दिया है कि बेटा उधार में बेचा है आपने, और जो बायर है उसने प्रॉमिस किया होगा कि भैया 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, और वो पेमेंट नहीं कर पाएगा और वो टाइम पीरियड भी बीत गया। लास्ट पॉइंट है बेटा जब क्रेता दिवालिया हो जाता है। अगर क्रेता दिवालिया हो गया, वो पेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं है, तब जो माल का जो स्वामित्व है, जो ऑनरशिप है, वो सेलर अपने पास रख सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि जो अधिकार है सेलर का उस वस्तु के ऊपर वो कब खत्म हो जाता है, किस कंडीशन में सेलर अपने पास वस्तु नहीं रख सकता। तो बेटा वो पॉइंट है जब वह क्रेता के पास माल पहुंचाने के उद्देश्य से माल की व्यवस्था करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे बिना ही वस्तु की सुपुर्दगी किसी वाहक को अथवा अन्य किसी निक्षेप ग्रहता को कर देता है। मतलब कि माल को बीच में रोकने का जो उसके पास जो ऑप्शन था वो अगर वो अपने पास ना रखे, और ये तब हो सकता है जैसे कुरियर के थ्रू अगर वो करवाता है, अब कुरियर कंपनी को वो बीच में फोन करके मना नहीं कर सकता, तो ऐसी कंडीशन में ये जो माल अपने पास रखने का जो अधिकार है वो खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब क्रेता या उसके प्रतिनिधि द्वारा वस्तु प्राप्त कर ली जाए। अगर क्रेता को अगर मिल गई तो भैया वो जो सेलर है वो वस्तु वापस नहीं प्राप्त कर सकता। थर्ड पॉइंट है जब वह अपने ग्रहण अधिकार का परित्याग कर देता है, या फिर सेलर खुद बोल देता है कि भैया मुझे वस्तु चाहिए ही नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए, तो भी ऐसे में वो माल अपने पास नहीं रखेगा। तो 3 कंडीशन है जिसमें जो सेलर है वो माल अपने पास नहीं रख पाएगा। ये 3 कंडीशन आपके सामने हैं, अच्छे से आप इसको याद कर लेना। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है वस्तु के मार्ग में रोकने का अधिकार कब है, क्या है, कैसे है। तो जो हमने यहाँ पे सीखा था, जो हमने बेटा यहाँ पे सीखा था वो यहाँ पे है, बस इसको थोड़ा सा उन्होंने डीपली बता दिया कि कौन सी कंडीशन में जो सेलर है वो माल को बीच रास्ते में रोक लेगा। तो पहला पॉइंट है अगर जो बायर है वो दिवालिया हो गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसे चुकाने के कैपेबल नहीं रहा। दूसरा पॉइंट माल विक्रेता के अधिकार में नहीं है। तो बेटा इसका मतलब इसमें इन्होंने एक गलती की है बेटा, यहाँ पे होना चाहिए माल विक्रेता के अधिकार में होगा।
अगर विक्रेता के अधिकार में होगा तभी वो उसको रास्ते में रोक सकता है। तो यहाँ पे नहीं को हटा देना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है माल मार्ग में है तथा क्रेता या उसके एजेंट को प्राप्त नहीं हुआ। चौथा पॉइंट माल के मूल्य का भुगतान नहीं किया गया तभी वो रास्ते में रोक सकता है। फिफ्थ पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है विक्रेता द्वारा माल के व्यवस्थापन का अधिकार स्वयं सुरक्षित रखा गया हो। अगर विक्रेता द्वारा माल को अगर पहुंचाने का अधिकार अगर अभी भी सेलर अपने पास ही रख रहा है, उसे किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया, तब भी वो रास्ते में रोक सकता है। जैसे मान के चलो मैं सेलर हूँ और मैंने आपको सामान बेचा, तो मैंने अपने ट्रांसपोर्ट किसी पर्सन को, किसी ट्रक वाले को मैंने खुद हायर किया और उसको कहा कि भैया सामान पहुंचा देना। अब ऐसे में पर्सनल कांटेक्ट है मेरा उसके साथ, तो मैं उसको रोक सकता हूँ बीच में बेटा फोन करके। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है वस्तु के पुनः विक्रय का अधिकार कब कब होता है एक विक्रेता के पास, वो किस किस कंडीशन में दोबारा उसको बेच सकता है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हमें गिवन है। तो पहला पॉइंट है माल नाशवान प्रकृति का होगा। अगर माल ऐसा है जो कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, तो ऐसे में अगर सेलर को पेमेंट नहीं मिली तो वो माल को खराब तो होने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा उसको बेच देगा। वो क्या करेगा उसको बेच देगा उसके खराब होने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा अदत्त विक्रेता ने ग्रहण अधिकार या मार्ग में रोकने का अधिकार का उपयोग किया है तथा माल के पुनः विक्रय की सूचना क्रेता को दे दी जाए। तो वो रास्ते में तो माल वो रोक ही लेगा, वो तो हम कब से पढ़ ही रहे हैं। लेकिन पॉइंट क्या है वो दोबारा सेल कब करेगा, उस दोबारा सेल तब भी कर सकता है अगर वो बायर को बोल दे कि भैया लास्ट मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, अगर 1-2 घंटे में या शाम के एंड तक अगर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आते तो मैं ये इसको बेच दूंगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अगर जो माल है वही एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा तो ऐसे भी बेच सकता है। दूसरा अगर वो बायर को इन्फॉर्म कर दे कि भैया अगर आपने पेमेंट नहीं करी अभी तक तो मैं इसको बेच दूंगा, तो इन्फॉर्म करके वो बेच सकता है। थर्ड पॉइंट है बेटा माल के पुनः विक्रय का अधिकार विक्रेता ने अगर सुरक्षित रखा हो। अगर सेलर ने अपने पास अगर माल को बेचने का अधिकार रखा है तब भी वो बेटा बेच सकता है। और ये वाली बात बेटा यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, जब आप सेल करते हो तो ऐसे में ये बात क्लियर होनी चाहिए बायर को कि अगर मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो जो बायर जो सेलर है उसके पास ये राइट होगा, वो उसको बेच सकता है। ये आप बोल के भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, अगर मैंने किसी पर्सन मुझे टोकन दे दिया 1 लाख रुपए का और प्रॉपर्टी है वो 50 लाख की। अब ऐसे में अगर मैं उसको बोल देता हूँ कि मेरे 10 दिन के अंदर अंदर अगर आप बाकी पेमेंट कर दोगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं करोगे तो मैं इसको किसी और को बेचूंगा और इवन मैं उसको टोकन मनी जिसे हम कहते हैं एडवांस, वो भी मैं वापस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप उसको बेच सकते हो। ये तब होता है जब जो सेलर है वो अपने पास अधिकार रखे दोबारा बेचने का। ठीक है, ये तो था बेटा पॉइंट हमारा माल के विरुद्ध कि माल के विरुद्ध वैसे बेसिकली देखा जाए तो 2 ही चीजें कर सकता है सेलर, या तो माल रास्ते में रोक लेगा या फिर उसको दोबारा बेचेगा। उसी चीज को इन्होंने ऐसे लंबे तरीके से खींचा हुआ है और कुछ भी नहीं किया, बस सिर्फ खींचा हुआ है आंसर को, कुछ भी नहीं किया बेटा इसके अंदर। मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में बता दूं, मैं आपको कोई प्रोफेशनली मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा, क्योंकि उस तरह से अगर आपको समझना है तो बेटा वो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ आपके पास टाइम कम है और आप चाहते हो जल्दी जल्दी टॉपिक को कंप्लीट करना ताकि आप एग्जाम में कम से कम लिख सको, तो इस वजह से मैं आपको बहुत ही क्विकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये सारी चीजें। अब बात आ जाती है बेटा कि क्रेता के अगेंस्ट क्या है, बायर के अगेंस्ट सेलर के पास क्या क्या राइट्स है, तो बेटा वो पढ़ते हैं हम जरा। तो बेटा बहुत ही सिंपल है हमारा, ये तो बहुत ही कम टाइम में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, 4 पॉइंट में एक्सप्लेन है। अगर बोर्ड एग्जाम मैंने क्या दिया गलती से, अगर आपके ड्यू के एग्जाम में, अगर आपके एसएल के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर बायर के अगेंस्ट अगर वो राइट्स बोलता है तो बेटा ध्यान रखना ये जो धाराएं हैं 55, 56, 61, तो बेटा 56 इंच का तो सीना है हमारे प्रधानमंत्री जी का और उसी हिसाब से उन्होंने यहाँ पे एक्ट भी बनाए हुए हैं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत लेना। तो इस तरह की बेटा जो धाराएं हैं वो आप याद कर सकते हो। धाराएं याद करने का बहुत ही सिंपल एक फनी टेक्निक होती है, जैसे अभी मैंने बोला 56 इंच का सीना है तो आप इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो 55 और उसको 161 करना है आपको, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो बात आती है बेटा हमारी कि बायर के अगेंस्ट क्या क्या है। तो देखो बायर के अगेंस्ट जो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं, मान के चलो अगर आप सेलर हो और आपको अगर पेमेंट नहीं मिली और ऐसे में आपने माल भी उसको दे दिया, या फिर आप माल अपने पास रखना ही नहीं चाहते, उसके एक एग्जांपल है। मान के चलो कि मेरी एक ऐसी दुकान है जिसमें सामान बिक नहीं रहा, या कार की ही बात कर लेते हैं, मैं कार शोरूम है और मारुति सुजुकी की कार है, वैगनार है, लेट्स सपोज, कोई वैगनार इतनी बिकती नहीं है और बिकती भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लोग हमेशा बेइज्जती मारते रहते हैं वैगनार की।
अगर मान के चलो कि वैगनार अगर मैं बेचने वाला हूँ और ऐसे में अगर कोई पर्सन मेरे को मिल भी गया वैगनार खरीदने के लिए, उसने एडवांस भी दे दिया और मैंने उसको वैगनार उसको दे भी दी, और अगर मेरे पास भी है, तो दोनों ही कंडीशन में मैं यही चाहूंगा कि वैगनार मेरी बिक जाए भाई, मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अल्टीमेटली मैं बायर के अगेंस्ट एक ही काम करूंगा, वो काम करूंगा बेटा सिर्फ पैसा लेने का। तो अगर मैं केस करूंगा भी तो केस करूंगा सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। मैं गलती से भी उससे ये नहीं कहूंगा भाई मेरी वैगनार मेरे को वापस कर दे, गलती से भी नहीं बोलूंगा, क्यों वैसे वैगनार नहीं बिक रही थी तो बड़ी मुश्किल से बिकी है, तो भैया इससे अच्छा केस करके उससे पैसे ले लेते हैं, ठीक है। अब केस करने का बेनिफिट क्या होता है, केस करने का बेनिफिट ये हो जाता है क्योंकि इंडिया में आपको पता है हालत क्या है, जो भी केसेस जो होते हैं वो चलते रहते हैं बेटा इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो बायर है वो भी थोड़ा इस लफड़े में नहीं पड़ेगा, तो वो भी कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। तो अगर मैंने अपनी 1.5 लाख की अगर बेची और ऐसे में अगर वो भी केस नहीं चाहता, तो हो सकता है वो थोड़ा कम पैसा दे, बट वो मुझे पैसा पूरा का पूरा दे दे, हो सकता है 5-10 हजार रुपये कुछ कम कर दे, लेकिन कंपनसेशन मेरा हो जाएगा, एटलीस्ट मेरी कार बिक जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है। तो बायर के अगेंस्ट जो सेलर के पास जो राइट होगा वो सिर्फ होगा कंपनसेशन का, या जो भी उसने अमाउंट जिस अमाउंट में उसने बेचा वो अमाउंट पाने का। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वस्तु का मूल्य प्राप्त करने का, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया। क्षतिपूर्ति मतलब कंपनसेशन, जो भी उसको नुकसान हुआ है। अब क्षतिपूर्ति में क्या हो जाता है कि मान के चलो कि जो भी उसको इतनी प्रॉब्लम हुई सेलर को, और हो सकता है कि इन बिटवीन कोई और ग्राहक भी आया हो उसके पास कि भैया मैं खरीद लूंगा, हो सकता है 10,000 और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बायर है जिसने खरीद लिया टोकन मनी देके, एडवांस देके, अब आप क्या करते हो कि आप उसे गाड़ी भी वापस ले लेते हो इस लालच में कि भाई दूसरा कस्टमर मेरे पास रेडी है। तो और एक बात और क्या होगी, कंपनसेशन भी ले लोगे साथ में, क्षतिपूर्ति भी ले लोगे इस चीज की कि भैया इतने टाइम में मेरे को लॉस हुआ और ऑलरेडी 2-3 कस्टमर थे, तो आप क्या करोगे, आप मुझे थोड़ा कंपनसेट कर दो, पूरा पैसा मैं नहीं मांग रहा हूँ, प्लस मेरी गाड़ी मेरे को वापस कर दो। थर्ड पॉइंट है बेटा, अनुबंध खंडन करने पर क्षति प्राप्त करने का अधिकार। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया बायर ने, तो ऐसे में आप उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हो या फिर ब्याज वसूल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं भैया मेरी जो पेमेंट है वो लेट हो गई है और आपने 10 दिन का टाइम दिया, उसने 10 दिन के बाद, उसने 2 महीने बाद पेमेंट करी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप पैसा लेने से मना तो नहीं करोगे, लेकिन साथ में कहोगे भैया मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो। बेटा एक चीज और, पढ़ने की बात अलग होती है, प्रैक्टिकल बात अलग होती है, ये ध्यान रखना। तो प्रैक्टिकली कोई करता नहीं है, हाँ थियोटिकली है, हमारे पास राइट्स है, आप कर सकते हो, अगर ऑप्शन होता है। ये नॉर्मली से वही लोग कर सकते हैं जो LLB जो कर चुके हैं, जिनके पास कोई केस नहीं है, खाली बैठे हुए कहे चलो भाई खाली बैठे बैठे क्या करें, चलो केस ही कर देते हैं। तो नॉर्मल पर्सन केस नहीं करता, इस बात से आप भी रिलेट करोगे। इवन अगर आप कोई 10 रुपए की कोई चीज लेकर आते हो, वो अगर खराब भी निकल जाए तो भी बहुत ही 100 में से कोई एक आध होगा जो वहां जाके लड़ाई करके आएगा। नॉर्मली तो लोग ऐसे फेंक देते हैं छोड़ या कौन जाएगा, लेकिन आप चाहो तो वहां पे प्रोविजन भी है, आपके जो कस्टमर्स के जो राइट्स होते हैं उसके अगेंस्ट आप वहां पे केस भी कर सकते हो, लेकिन आप नहीं करते, आप बचने की कोशिश करते हो। तो पढ़ने की बात बेटा अलग होती है और करने की बात अलग होती है। तो बेटा ये था हमारा आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन बेटा, बहुत जल्दी कवर हो गया, आप इसको याद कर लेना, लिखकर भी एक बार देख लेना जरूर। देन इसके बाद जो इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ रीड करने के लिए जरूर कहूंगा, अगर मन करे तो। वैसे ऐसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मन करे तो बेटा पढ़ लेना। तो बेटा क्वेश्चन है आपका, किन परिस्थितियों में एक अनपेड सेलर पुनः विक्रय का अधिकार प्रयोग कर सकता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष तथा सामान्य ग्रह अधिकार का संक्षिप्त विवरण कीजिए। भैया टिप्पणी करना है हमें। स्पेशल जनरल लियन क्या होता है कि स्पेशल तरीके से आप कैसे अधिकार रख सकते हो, या फिर साधारण अधिकार आपके क्या क्या हो सकते हैं, वो इन्होंने एक्सप्लेन किया। बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो आप गलती से पढ़ना भी मत, गलती से ही मत पढ़ना, छोड़ो इसे। एक आध बार अगर एग्जाम में आ गया होगा तो आ गया होगा, वैसे आएगा नहीं कभी। उसके बाद ये वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल सकता हूँ कि आपको पढ़ना है कि क्रेता सतर्क रहे का नियम क्या है। वो एक बार बेटा आप पढ़ लेना, आपके सामने आंसर है। अगर ना समझ आए तो मुझे बता देना, ये वाला टॉपिक पढ़ना है बेटा, और कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना। अगर ये वाला टॉपिक अगर समझ में ना आए तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं आपको एक अलग सी वीडियो में समझा दूंगा बेटा इसको। और ये आगे बेटा देखो यहाँ तक इसके आंसर है, इसका नमूने द्वारा विक्रय तक एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा। नीलामी द्वारा बिक्री का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए बेटा। तो ऑक्शन सेल्स क्या होती है ऑलरेडी आपको पता है, शॉर्टकट में मैं आपको समझा देता हूँ। ऑक्शन का मतलब क्या होगा, नीलाम मतलब कि जैसे आपका घर अगर आपको बेचना है तो 2 कंडीशन होती है, या तो आप किसी जान पहचान वाले को बेच दो, और क्या कहते हैं जो आपके जो
प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, आप उनको बोल देते हो कि भैया मेरे को ये माल अपना घर बेचना है, ठीक है। तो एक तो वो तरीका हो गया कि आपने अपने तरीके से बेचा, और या फिर उसको बोल दिया जो भी प्रॉपर्टी डीलरिंग का जो काम करता है उसको। लेकिन जो दूसरा जो रास्ता है वो रास्ता है नीलाम करने का। नीलामी में आपको बेनिफिट होता है। बेनिफिट क्या होता है कि ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं और आप एक रेट बता देते हो जो आपको रेट चाहिए, वो तो आप बेस प्राइस रख देते हो कि मान लो चलो 1 करोड़ का घर है, तो आप उसको बोलोगे 1 करोड़ इसका बेस प्राइस है, आप बताओ 1 करोड़ से ज्यादा में कौन खरीदेगा। तो एक्चुअल में अगर उसकी वैल्यू होगी, एक्चुअल में अगर उसकी वैल्यू होगी तो वहां पे बैठे बैठे लोग जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा ही अमाउंट आपको देंगे, भले 1 लाख दे एक्स्ट्रा, लेकिन देंगे जरूर। तो ऑप्शन में आपको बेनिफिट हो जाता है कंपटीशन का। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वो एक दूसरे की कंपटीशन में आकर ज्यादा प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं। तो वो बेटा हमारा ऑप्शन होता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि घर नीलाम हो जाता है हमेशा हीरो का, और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फिर बाद में हीरो पैसा कमा के वो ये घर से दोबारा खरीद लेता है, वो भी 10 टाइम्स ज्यादा प्राइस देके। पता नहीं ऐसा क्यों, इतना पैसा कहाँ से आ जाता है उसके बाद, हमारे पास तो आया नहीं अभी तक। क्या तो बेटा ये टॉपिक है हमारा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप। और ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो गया। लास्ट मैंने आपको वीडियो नहीं दी थी कल, उसके लिए सॉरी, क्योंकि देखो टाइम नहीं मिलता कभी कभी, और जिस तरह से व्यूज आ रहे हैं उस हिसाब से तो वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो ही जाती है वीडियो देने में। बट सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, उसकी टेंशन मत लेना आप। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बेटा जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा मुझे लगेगा, थोड़ी मोटिवेशन आ जाती है बेटा, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो चलो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।